नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं अमित सिंह। इस धरती से जब आतंकी पास खुदा के जाएंगे, जलेंगे कर्मों की अग्नि में शांति कहां से पाएंगे। जन्नत का जज भ्रष्ट नहीं है, जमानत कैसे पाएंगे। पूछो अपने आकाओं से कब तक साथ निभाएंगे। क्या आतंकी कोई जात, शक्ल, सूरत या कोई खास पहचान होती है? क्या आतंकी का दिल बच्चे, बूढ़े और जवान में कोई फर्क कर सकता है? नहीं। जब फर्क वो नहीं कर सकता तो हम क्यों करें। ईरान और इजराइल की जंग के दरमियान आतंकवाद है। आतंकियों के जरिए एटॉमिक हमले का डर है। हमास के साथ इजराइल की जंग को अरसा बीत चुका। वो जंग नहीं खत्म हुई, उससे पहले ही एक और जंग की शुरुआत हो गई। सवाल हर किसी के जहन में कौंध रहा है, आखिर इजराइल ने इतना बड़ा हमला क्यों किया। इजराइल के हमले की वजह नतांज परमाणु लैब को तबाह करना है ताकि परमाणु बम ना बन सके। इजराइल, अमेरिका और कई पश्चिमी देशों का दावा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी 90% प्योर यूरेनियम हासिल करने के बेहद करीब है। जी हां, यूनाइटेड नेशंस की वॉचडॉग माने जाने वाली संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के मुताबिक ईरान ने यूरेनियम कल्टीवेशन के लिए हजारों मॉडर्न सेंट्रीफ्यूज मशीनें इंस्टॉल कर ली हैं। मार्च 2025 तक ईरान के पास करीब 275 किलोग्राम यूरेनियम था, जिसे 60% तक प्योर किया जा चुका है। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया गया कि ईरान ने 87% तक यूरेनियम प्योर कर लिया है। यह यूरेनियम आधा दर्जन परमाणु हथियार बनाने के लिए काफी है और यही असल डर है जिसकी वजह से इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया। एक बड़ा पैनल मेरे साथ होगा। हम समझेंगे कि ईरान और इजराइल की जंग कितनी लंबी खिंचेगी, मिडिल ईस्ट में क्या इसका असर पड़ेगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक ग्राफिक्स दिखाता हूं, जरा देखिए ईरान ने बीते 24 घंटे में किस तरह से ईरान के अलग अलग परमाणु अड्डों पर हमले किए हैं। जी हां, देखिए सबसे पहले जो हम आपको दिखा रहे हैं वो है करमानशाह। ये वो इलाका है जहां पर परमाणु रिएक्टर्स हैं ईरान के। तबरीज दूसरा इलाका है। तेहरान जो राजधानी है वहां पर हवाई हमले हुए हैं। इसके अलावा 4 और जगह आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं। इराक एक जगह है जहां पर परमाणु रिएक्टर होने का खतरा था, वहां पर हमला हुआ है। नतांज एक और जगह है जहां पर बड़े पैमाने पर आईडीएफ फोर्सेस ने वहां पर हमला किया है। इम्फान एक और इलाका है जहां पर बड़े पैमाने पर हमले हुए हैं। अब जरा ग्राफिक्स के जरिए बीते 24 घंटे में क्या कुछ इजराइल और ईरान के बीच हुआ है वो भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम आपको अपडेट्स दिखाते हैं किस तरह से अलग अलग इलाकों में हमले हुए हैं। तो क्या कुछ इलाके हैं जहां पर हमले हुए हैं बीते 24 घंटे का जो पहला अपडेट है, इजराइल ने 200 फाइटर जेट से ईरान के कई ठिकानों पर हमला किया है। अपडेट नंबर 2, इजराइल के ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन राइजिंग लॉयन रखा गया है। अपडेट नंबर 3 जो बहुत अहम है आपके लिए जानना, इजरायली ऑपरेशन में ईरान के 6 वैज्ञानिक, 20 मिलिट्री कमांडर ढेर किए गए, ये खबरें आ रही हैं। चौथा बड़ा अपडेट, ईरान ने इजराइल पर 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। इसके अलावा 5वां बड़ा अपडेट जो जंग के मैदान से है वो ये है, ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से इजरायली रक्षा मंत्रालय को हिट करने का दावा किया है, वहां पर हमले का दावा है। 6वां अपडेट नेतन्याहू पीएम मोदी से पूरे हालात की जानकारी साझा की है। 7वां और अहम अपडेट यह है कि ट्रंप ने ईरान को धमकी दी, कहा है परमाणु समझौता करना है तो अपने ऑपरेशंस को रोकना पड़ेगा। और 8वां बड़ा अपडेट, ईरान ने अपने ऑपरेशंस का नाम ट्रू प्रॉमिस 3 रखा। एक बड़ा पैनल मेरे साथ है और उन सभी के जरिए हम इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। इजराइल और ईरान का जो वॉर है वो लंबा खिंच रहा है और इजराइल ने साफ साफ कह दिया है कि अगर परमाणु हथियार आतंकवादियों के हाथों में चले गए तो पूरी दुनिया को इससे नुकसान होगा, पूरी दुनिया इसके खतरे में है। चाहे वो पाकिस्तान की बात हो, ईरान की, इराक की बात हो, मिडल ईस्ट के अलग अलग मुल्क हो, तेहरान हो, अजरबैजान हो, इन तमाम इलाकों में हमास, इस्लामिक स्टेट, लश्कर तैयबा, इन तमाम संगठनों के आतंकवादी एक्टिव हैं और ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनके हाथ परमाणु हथियार लग जाएं, जिसके बाद वो इसका बेजा इस्तेमाल कर दुनिया भर के लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करें। और अमेरिका ने भी कहा है कि जब तक ईरान अपना परमाणु जो कल्टीवेशन बंद नहीं करता हमलों के लेकर, वो किसी भी तरह से बात नहीं करेंगे। बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, स्वागत करता हूं
एयर वाइस मार्शल संजय भटनागर का। सर बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। ब्रिगेडियर जीएस सिसोदिया हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। सुनील कोटनाला जी हैं, इज ए डिफेंस एक्सपर्ट, एक्स आर्मी पर्सनल। सर बहुत बहुत स्वागत है। आर के भार्गव साहब है, जाना माना चेहरा है, रक्षा विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा विजय नारायण सिंह जी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मिडिल ईस्ट और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को इनसे बेहतर तरीके से कोई और समझा नहीं सकता। लेकिन सबसे पहला सवाल मैं करना चाहूंगा ब्रिगेडियर जीएस सिसोदिया से। सर, जिस तरह के हालात ईरान और इजराइल के बीच में बने हैं, अब ये जो नकल है, ये जो टसल है और ये जो एक्सचेंज ऑफ फायर्स और जंग हो रही है, ये अब कहां जाते देख रहे हैं सर? ब्रिगेडियर सर। देखिए, ये जो जंग शुरू हुई है सर, ये बड़ा प्लान करके हुआ है। ये ऐसे नहीं है कि सडनली इजराइल को ख्याल आया कि वहां जाके हमला करेंगे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखिए कि यूएसए काफी देर से ईरान को धमका रहा था कि आप संधि साइन कर लीजिए जी सर, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को ब्लॉक कीजिए, वरना आपका बहुत नुकसान होगा। राइट सर। दूसरा, इजराइल हमेशा से ही चाहता था कि ईरान के जितने न्यूक्लियर ठिकाने हैं उनको बर्बाद किया जाए। राइट सर। क्योंकि अगर देखा जाए तो इजराइल के जो आसपास जितने प्रतिद्वंदी हैं उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है और ईरान बनाने की कोशिश कर रहा है। एक किस्म से धमकाने की कोशिश कर रहा है। राइट सर। कि मेरे पास हथियार है, आपका नुकसान करेंगे, और डरा रहा था सबको। तो ये उन्होंने, जैसे अगर आप देखिए, हजबुल्ला के खिलाफ एक पर्टिकुलर टाइम पे सारे वॉकी टॉकी डिस्ट्रॉय कर दिए थे। वैसे ही पिन पॉइंट जगह पे, ये सिर्फ एसेट ही नहीं, जो उनके मिलिट्री कमांडर और साइंटिस्ट की लोकेशन उस दिन एग्जैक्ट मालूम थी, वहीं जाके हिट किया। और हिट इस तरीके से किया कि बहुत स्ट्रांग मैसेज देने की कोशिश की कि आप बाज आ जाए, नहीं तो हम आपको तहस नहस कर देंगे। उसमें यूएसए का भी आया। और जो ईरान का जवाब आया है वो एक्सपेक्टेड लाइन पे था। ईरान भी चुप नहीं बैठना था, उसने भी काउंटर अटैक करना था। और ईरान के पास मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं। हालांकि अमेरिका और इजराइल के पास एंटी मिसाइल सिस्टम, एंटी ड्रोन सिस्टम बहुत अच्छे हैं, पर मिसाइल्स कई ऐसी इतनी स्पीड वाली है, इतनी टेक्नोलॉजी वाली है, कोई हर एक कंट्री के पास कुछ ना कुछ है, वो पेनिट्रेट कर पाती है। तो उन्होंने जो किया, इजराइल में नुकसान किया, पर बहुत थोड़ा नुकसान हुआ। अब फ्यूचर क्या है? फ्यूचर में आज की डेट में यूएसए, इजराइल और यूरोपियन कंट्री बहुत क्लियर है कि हमने ईरान को एक न्यूक्लियर सुपर पावर बनने नहीं देना, वरना ये दुनिया की शांति भंग होगी। तो इसलिए इनके ऊपर हमले किए और बहुत जबरदस्त हमले किए। अगले कुछ दिनों में हम देखेंगे कि इजराइल के ऊपर हमले आएंगे ईरान के मिसाइल वगैरह से, पर आस्ते आस्ते काम हो जाएंगे, क्योंकि कुछ देर में यूएसए की मिसाइल भी हमला करेंगी अगर ईरान रोकता नहीं है। ठीक है सर। यूएसए ने पहले ही गारंटी दे दी है कि हम इजराइल के साथ हैं, हम इजराइल के डिफेंस के लिए खड़े हुए हैं। तो इन दो सुपर पावर से इजराइल और यूएसए के साथ ईरान का मुकाबला करना मुश्किल है। हालांकि चाइना और रशिया, खासतौर पे रशिया जो आजकल ईरान के ऊपर बड़ा डिपेंडेंट है, वो चाहेगा कि कैसे तैसे वो ईरान को फिजिकल, मॉरल, इक्विपमेंट सपोर्ट करे, बट उसका कोई खास असर नहीं पड़ना है। इंडिया के लिए चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इंडिया इजराइल का भी दोस्त है, ईरान का भी दोस्त है। इजराइल के साथ हमारे मिलिट्री संबंध है, ईरान के साथ इकोनॉमिक संबंध है। इंडिया का 70% से ऊपर जो पेट्रोल है वो ईरान से आता है। दूसरा, हमने चाबहार पोर्ट पे काफी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है। अगर उसके ऊपर बहुत सैंक्शन लगती है, उस पर हमारे पर भी बहुत असर पड़ेगा। तो इंडिया को डिप्लोमेटिकली बड़े स्ट्रांगली गेम खेलनी पड़ेगी, ताकि जो ईरान के ऊपर होता है उसके भारत की इकोनॉमी के ऊपर असर ना हो। इंडिया डेफिनेटली इजराइल के खिलाफ नहीं जाएगा, डेफिनेटली यूएसए के खिलाफ नहीं जाएगा।
अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अगर दुनिया में कोई कंट्री था जो हमको सपोर्ट कर सकता था टेक्नोलॉजी वाइज, वो इजराइल था। यूएसए की गेम बड़ी डबल गेम थी, रशिया अपनी गेम में बहुत ज्यादा फंसा हुआ है, तो इजराइल के साथ हम अपनी दोस्ती नहीं तोड़ना चाहेंगे, ना उसे नाराज करना चाहेंगे, तो हम बड़ी डिप्लोमेटिक बैलेंस गेम खेलनी पड़ेगी। ठीक है संजय सर, जैसे कि सिसोदिया सर बता भी रहे हैं और मैं आपका भी व्यू लेना चाहता हूं, एक बहुत बड़ा थ्रेट है पूरे वर्ल्ड को कि इराक, ईरान, तेहरान, पाकिस्तान जैसे जो मुल्क हैं, अगर इन्होंने परमाणु हथियार बनाए हैं और अगर वो आतंकवादियों के हाथ में लग गए, सबसे बड़ा थ्रेट मुझे लगता है संजय सर यही है पूरी दुनिया में। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, बड़े अच्छे से आपने कॉन्टेक्स्ट ले किया सर। थैंक यू ब्रिगेडियर साहब, आपने भी बड़ा अच्छा बैकग्राउंड बनाया पूरे सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हुए। अभी पूरा ग्लोब एक तरह से टर्मोइल में है। राइट सर। आपने देखा है जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो संघर्ष हो रहा है, राइट सर, वो अभी बाल्टिक सी की तरफ भी बढ़ने की संभावना है। जो 1 जून को अटैक किया था न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक फोर्सेस पे यूक्रेन ने ड्रोन के थ्रू, उसका बड़ा भारी जवाब दिया रशिया ने, राइट सर, बिना न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को क्रॉस करे हुए। तो वहां पे वैसी टर्मोइल चल रही है। और 7 अक्टूबर 2023 से इनका मिडिल ईस्ट में हमास अटैक के बाद काफी सिचुएशन खराब है। अभी जैसे सिचुएशन अभी हमने देखी, स्पेशली जो रात में जो अटैक किया फ्राइडे द 13 को जो ऑपरेशन राइजिंग लाइन्स जो लॉन्च किया, वो एक तरह से प्रॉपर मल्टी डोमेन ऑपरेशन था। इसको मॉडर्न हिस्ट्री में आगे भी बहुत पढ़ा जाएगा, एयरफोर्स की पार्लेंस में और ऑल्सो मिलिट्री स्टडीज में, जो भी सब्जेक्ट्स, जो भी एजेंसीज इन्वॉल्व है। राइट सर। उन्होंने एयरक्राफ्ट को इन्वॉल्व किया, ड्रोन्स को इन्वॉल्व किया, मिसाइल्स को इन्वॉल्व किया, मोसाद को इन्वॉल्व किया और प्रिसीशन स्ट्राइक का सबसे बहुत बेहतरीन नमूना दिखाया। राइट सर। 2000 किलोमीटर पे भी टारगेट पे अटैक करे, एकदम बॉर्डर के पास भी अटैक करे। और उन्होंने अपनी एयर डिफेंस का बड़ा अच्छा डिस्प्ले दिखाया। इसके अलावा 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट, टॉप मिलिट्री लीडरशिप को न्यूट्रलाइज कर दिया। जो जितने भी यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट थे और यूरेनियम फैसिलिटीज थी, उनको अटैक किया। इसके अलावा मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को भी अटैक किया वेरी सक्सेसफुली। तो ये सब क्या दर्शाता है? ये सब दर्शाता है कि इजराइल की स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी है। राइट सर। और उन्होंने प्रॉपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी सही चूज करके प्रिसीशन अटैक बहुत दिनों से स्टडीज करने के बाद अच्छी इंटेलिजेंस के साथ में उन्होंने प्रिसाइज अटैक किया। राइट सर। तो ये दिखाता है कि ये जो अभी युद्ध है बड़े प्रिसाइज तरीके से चल रहा है। इजराइल की तरफ से बड़े कैलकुलेटेड स्ट्राइक्स करी गई हैं और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा है। पॉइंट टेकन सर। ये युद्ध पक्का बढ़ने वाला है, ये मेरा विचार है। जैसे हम आगे चलेंगे वैसे डिस्कस करेंगे इसके बारे। सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ संजय सर, I'll be back to you। आर के भार्गव सर, मैं ये समझना चाह रहा हूँ क्योंकि अभी जो अपडेट आया है, जिन एटॉमिक इंस्टॉलेशन पर इजराइल ने हमला किया है उनमें से ज़्यादातर अंडरग्राउंड हैं, कुछ तो 20-20 माले नीचे हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। और हम जानते हैं ईरान की पूरी असेंबलीज अंडरग्राउंड है, उनके रॉकेट, उनके ड्रोन्स की जो एक्टिविटी है, उनका कंट्रोल सेंटर वो बिल्कुल ज़मीन के कई फ्लोर्स नीचे है। तो अब क्या यहाँ से इजराइल के ऊपर ईरान बहुत एग्रेसिवली अटैक करेगा, क्योंकि अब ईरान के पास करो या मरो की स्थिति है? भार्गव सर। देखिए, जहां तक सवाल रहा कि उनकी जो फैसिलिटीज हैं, एटॉमिक फैसिलिटीज, वो अंडरग्राउंड है, तो ये ऐसा है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं जो कि अभी जो है डिस्क्लोज हो रही है कि इजराइल को या अमेरिका को। इजराइल बहुत लंबे समय से ईरान की एटॉमिक फैसिलिटीज के ऊपर नजर रखे हुए था। उसके पास उसका सारा ब्लूप्रिंट मौजूद था कि कहां पर है, किस जगह पर है, वहां उसकी एक्सेस कहां है। देखिए, जो अंडरग्राउंड इस तरह की फैसिलिटी होती है, इसका ऐसा नहीं कि खाली अंदर गुफा बना ली, अंदर चले गए, उसके अंदर बहुत सी चीजें होती हैं। उसमें बिजली कहां से जा रही है, वहां से एयर का एग्जिट कहां हो रहा है, तो ये सारी चीजें करके ये पता लग जाता है कि यहाँ पर
अंडरग्राउंड क्या हो सकता है। अभी इजराइल ने जो भी वहां पर अटैक किया, ऐसा नहीं कि उसने अचानक कर दिया कि यहां पर शायद इसके नीचे है तो इस पर कर दिया। ठीक है, वहां पे 70 मीटर 80 मीटर नीचे में है, लेकिन जो एटॉमिक जो इनकी सेंट्रीफ्यूग मशीन होती है वो ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है कोई छोटा मोटा ब्लास्ट हो गया कुछ नहीं होगा। भाई दे आर वेरी डेलिकेट, वेरी वेरी डेलिकेट मशीन्स, जिसका थोड़ा भी डिसबैलेंस होने से वो बेकार हो जाती है, उसके काम नहीं आता। अगर इतना ही आसान होता तो मेरे ख्याल से दुनिया का हर देश सेंट्रीफ्यूग या मशीन बना करके अपने यहाँ यूरेनियम एनरिचमेंट का काम कर लेता। राइट सर। नुकसान हुआ है, किस हद तक हुआ है ये शायद असेसमेंट के बाद पता लगेगा, लेकिन नुकसान तो पक्का हुआ है। अब ये नुकसान के बाद में ईरान के पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि वो इजराइल के ऊपर लौट करके अटैक करे। क्यों? क्योंकि जो उसका नुकसान होना था हो गया। अभी सवाल यह है कि इस नुकसान के बदले में वो इजराइल को क्या नुकसान पहुंचा सकता है। और मेरे हिसाब से ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी जब तक कि कोई दो दूसरे पावरफुल कंट्रीज आकर के बीच में इसको ना रोकें। जहां तक इजराइल का सवाल है तो देखिए, इजराइल को यूएस की पूरी सपोर्ट मौजूद है, उसका आर्म्स एम्युनिशन का रिप्लेनिशमेंट होता रहेगा। जहां तक ईरान का सवाल है, उसके पास स्टॉक पाइल बहुत है, लेकिन उसकी जो कैपेबिलिटी है वो कंपेयर टू इजराइल अगर हम देखते हैं सप्लाई चेन के हिसाब से तो शायद थोड़ी कम है। और उस चीज को देखते हुए मैं समझता हूं कि शायद दोनों जो है एक दूसरे के बराबर बराबरी चल रहे हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ कुछ समय बाद इजराइल खत्म हो जाएगा, कुछ समय के बाद में ईरान खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये शायद लड़ाई लंबी चलेगी और काफी लंबी चलेगी, जब तक कि ईरान एक घुटनों पर ना आ जाए। उसकी वजह है जी, देखिए आप वर्ल्ड में देखें तो अभी तक 3 कंट्री थे जिससे दुनिया डरती थी, या जो अपने आप को खलीफा कहते थे मुस्लिम वर्ल्ड का। टर्की, ईरान और पाकिस्तान। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट बन गया था, वो उसको लेकर के धमकी देता रहता था कि मैं तो एक न्यूक्लियर स्टेट हूं। उस धमकी के बाद अगर ईरान के पास भी इस तरह का बम आता है, यूएस वगैरह अगर इसको इग्नोर कर देते हैं तो सोचिए क्या होगा। मेरे ख्याल से ये दोनों कंट्री मिलकर के पूरे वर्ल्ड को धमकाते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है, 2 और है मैं इसमें बताता हूं। देखिए सबसे ज्यादा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किस में है? इस्लामिक वर्ल्ड में है, इस्लाम में है। जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं। ऐसे में खतरा ये होता है कि अगर कहीं से भी कोई न्यूक्लियर वेपन लीक आउट होता है, मेरा मतलब है कि कोई टेररिस्ट के हाथों में जाता है, तो किसके हाथों में जाने के चांसेस ज्यादा हैं? किसी न किसी इस्लामिक टेररिस्ट के हाथ में जाने के ज्यादा हैं, जो कि इसका मिस यूज कर सकता है। दूसरे किसी भी कंट्री के पास में, दूसरे भी और कंट्री हैं, देखिए किसी के पास कोई ऐसा नहीं होता जिसको लेकर के धमकाना शुरू करता है। लेकिन धमका कौन रहा है? ईरान भी धमकाता है, जबकि वो कह रहा था मैं तो अभी बनाऊंगा। पाकिस्तान धमकाता रहता है क्योंकि कहता है मेरे पास ठीक है मौजूद है। सुनील कोटलाना सर भी मेरे साथ, भार्गव सर मैं आ रहा हूं से इसको बचा जाए। डन सर, मैं आ रहा हूं। सुनील कोटलाना सर मेरे साथ हैं। सर, अमेरिका की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। अमेरिका कह रहा है कि इस हमले में हमारा कोई हाथ नहीं है और एनरिचमेंट प्रोग्राम जब तक बंद नहीं होता तब तक हम इजराइल से बात नहीं कर सकते। यानी दूसरे के कंधे पर रखकर अमेरिका बंदूक चला रहा है। सुनील सर, करेक्ट। अगर आप देखोगे अमेरिका खुद इन्वॉल्व होना चाहता, मगर इजराइल के थ्रू वो अपना काम करा रहा है। और जहां तक इजराइल का सवाल है, इजराइल का तो सर्वाइवल है। उन्होंने तो हिट करना ही था ईरान को। ये थोड़ा समय ज्यादा लग गया, समय कम लगा, आज नहीं कल नहीं, हिट तो करनी। तो उन्होंने पहले ही वॉर्न कर दिया था ईरान को कि हम आपके न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हिट करेंगे। तो ये अमेरिका आप जो स्ट्रेटेजिक प्लान है वो अमेरिकन प्लान हो सकता है, उसको वो इजराइल के थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहा है वहां पे। और जहां तक इजराइल का सवाल है, उन्होंने अपना ऑपरेशन कर लिया। उन्होंने जो फैसिलिटीज हिट करनी थी वो हिट कर ली, जो साइंटिस्ट मारने थे मार दिए, जो आर्मी चीफ मारना था मार दिए, उनका काम हो गया। अब उन्होंने सिर्फ बैठना है और देखना है कि ईरान कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। और अगर ईरान ने थोड़ी सी गलती कर दी और अगर अमेरिकन एसेट कोई डिस्ट्रॉय हो गए तो आप समझिए कि अमेरिका एकदम इस लड़ाई में कूद गई। तो ये तो होना ही है। ठीक है। विजय नारायण जी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजय सर, मैं ये समझना चाह रहा था आपका पॉइंट ऑफ व्यू कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिहाज से अगर देखा जाए, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिहाज से देखा जाए अगर,
तो इसको आप किस तरह से देखते हैं जो कुछ अभी ईरान और इजराइल के बीच चल रहा है सर? इजराइल और ईरान, इसके साथ हम फिलिस्तीन को भी ले सकते हैं, क्योंकि इस समस्या की मूल जड़ फिलिस्तीन के ही साथ है, जुड़ा हुआ है। ईरान का जो झगड़ा है इजराइल से, वो धर्म के साथ साथ भौगोलिक स्थिति को भी लेकर है। फिलिस्तीन का भी मामला यही है, यरूशलेम है। इजराइल चाहता है कि पूरा का पूरा यरूशलेम इजराइल की राजधानी हो, राइट सर। जबकि फिलिस्तीन चाहता है कि पूर्वी यरूशलेम में उसकी राजधानी हो, राइट सर। इजराइल को सबसे बड़ी परेशानी इस बात से है कि उसका ये मानना है कि ईरान, हमास, हिजबुल्ला और हूती विद्रोहियों के जरिए, राइट सर, वो लगातार इजराइल पे हमले करवा रहा है। राइट सर। और जितने भी साम्राज्यवादी देश हैं, जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, बिना इनके सहयोग से, बिना इनकी मदद किए इजराइल इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकता था। और इस मामले में अगर देखा जाए तो ये मामला निश्चित तौर पे, जैसे मेरे पूर्ववर्ती सैन्य अधिकारियों ने बताया कि ये लंबा चल सकता है, बिल्कुल लंबा चलेगा। राइट सर। मैं उन तथ्यों पे नहीं जाऊंगा, वो टेक्निकल पक्ष थे कि उन्होंने क्या मिसाइल इस्तेमाल की, क्या कौन से ड्रोन इस्तेमाल किए। मैं उसके एक परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा। इसमें मुझे जो लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है, भारत के सामने है। सवाल यह है कि इजराइल भी हमारा दोस्त है और ईरान भी हमारा दोस्त है। 1992 के पहले हमारी इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर नीति एकदम एक तरफा थी। उस समय, उसके ठीक पहले तक हम लोग गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य हुआ करते थे जी। तो फिलिस्तीन पर हमारी नीति एकदम स्पष्ट थी। राइट सर। और हम सबसे पहले, भारत सबसे पहला राज्य था जो उसने यूनाइटेड नेशन के 2 स्टेट के फार्मूले को अपनी सहमति दी और उसको मान्यता दी कि फिलिस्तीन और इजराइल दो देश हों। लेकिन उस समय कुछ अरब देशों के शासकों ने इससे इनकार कर दिया। उनका ये कहना था कि हम इसमें बंटवारा नहीं स्वीकार कर सकते। तो ये बात बढ़ते 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 यहाँ तक पहुँची। और दूसरा जो धार्मिक कारण है कि ईरान जो है वो शिया बहुल इलाका है। शिया बहुल इलाका है तो इजराइल ने अपनी एक रणनीति के तहत सऊदी अरब और 2 एक और सुन्नी देशों के साथ उसने अपने संबंध बहुत अच्छे कर लिए हैं। आप पीछे जाएं, थोड़ा सा देखें तो हूती विद्रोही और खासतौर से यमन से लेके और सऊदी अरब तक हमले उनके बीच बीच में होते रहते हैं, हमारे सामने आते रहते हैं। भारत के सामने इस स्थिति में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम किसका साथ दें। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है उसमें भारत एक निरपेक्ष तरीके से खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और इजराइल के विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री ने, हमारे प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से इस मामले में बात भी की है। तो मुझे लगता है कि भारत की स्थिति थोड़ा दूसरे अन्य देशों की तुलना में ज़्यादा चिंतनीय है, क्योंकि हमको दोनों को बैलेंस करना है। इजराइल भी दोस्त है, ईरान भी दोस्त है। ब्रिगेडियर सिसोदिया, आई वुड कम टू यू। जैसा कि विजय सर बता रहे हैं कि भारत के लिए थोड़ा चिंताजनक मामला है, बट अगर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिहाज से देखा जाए, आर्मी के लिहाज से देखा जाए, तो क्या ये बड़ा मौका नहीं है कि ईरान जैसे मुल्क को न्यूट्रलाइज कर देना, जो बाकी आतंकवादियों का पनाहगार है, हमास के आतंकी वहाँ छिपे रहते हैं, इस्लामिक स्टेट के आतंकियों को वहाँ पनाह मिलती है, दुनिया भर के आतंकवादियों के लिए वो एक सेफ हेवन है। तो ये बड़ा मौका नहीं है अगर इजराइल ने ही शुरुआत की अगर? तो ब्रिगेडियर सिसोदिया, लड़ाई के अलावा इकोनॉमिक फैक्टर बहुत। ब्रिगेडियर सिसोदिया, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर हुआ जी जी, इंडिया बड़ा क्लियर था जी कि हमने युद्ध नहीं करना है, हमने सिलेक्टेड टारगेट पे बड़े जोर से हमला करना है। और जब भी हमला किया, हिंदुस्तान ने कहा कि हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते।
और हिंदुस्तान ने ना ही जमीन पे फिजिकली बॉर्डर को क्रॉस किया। तो हिंदुस्तान वो गेम खेलेगा जो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में हिंदुस्तान ने गेम खेली जी, न्यूट्रल के तौर पर रहेगा, क्योंकि हमारा इतना ज्यादा पेट्रोल वहां से आ रहा है तो हमको कई फोल्ड में ज्यादा प्राइस पे खरीदना पड़ेगा। चाह बाहर से हम पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पाकिस्तान और चाइना हमारे नंबर 1 एनिमी है। चाह बाहर ईरान में बनाया है तो पाकिस्तान की हमको फिक्र नहीं है कि सामान वहां से जाएगा। तो ईरान के साथ हमारे संबंध अच्छे रहेंगे और हम तोड़ेंगे नहीं, इजराइल के साथ भी नहीं तोड़ेंगे। जहां तक बात है आतंकवादियों की, अभी तक जितने भी आतंकवादी ग्रुप है जो ईरान सपोर्ट कर रहा है, बेसिकली ये सारे एंटी इजराइल ग्रुप है। उनको चाहे हमास को, हुती को, हिजबुल्लाह को, जितने ग्रुप है उनको फंडिंग, ट्रेनिंग, सेफ शेल्टर, इक्विपमेंट, वेपन, ये सब ईरान ने किया, क्योंकि ईरान प्रॉक्सी वॉर खेल रहा है उनको दबाने के लिए। अभी आज की डेट में मुस्लिम वर्ल्ड में सऊदी अरबिया को थोड़ा कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं, टर्की ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। वहीं ईरान का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसके साथ ईरान डोमिनेट करना चाहता है। इस गेम को यूएसए और इजराइल ने बड़ी अच्छी तरह समझ लिया है। ठीक है। सिसोदिया सर, आपका थोड़ा सा ऑडियो और वीडियो में थोड़ा ग्लिच है, मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। मेरे साथ संजय सर भी हैं। संजय सर, जैसा कि ब्रिगेडियर बता भी रहे हैं और विजय नारायण सिंह जी भी ये इशारा कर रहे हैं कि भारत की स्थिति थोड़ी सी स्ट्रेचेबल है, थोड़ा सा स्ट्रेस में इंडिया है, क्योंकि दोनों ही मुल्क मेरे देश हैं। लेकिन दोस्ती का मतलब ये थोड़ी है कि आतंकवाद और इंटरनेशनल टाई अप्स और बिजनेस, इन सबको हम मर्ज कर देंगे। संजय सर। बिल्कुल, अभी भारत ऐसी सिचुएशन में है कि बहुत फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा। राइट सर। एक एक कमेंट, एक एक एक्शंस जो हम लेने वाले हैं उसके बहुत मायने हैं। अभी जो कमेंट आया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, उसमें हमने बोला है कि हमको लड़ाई से अलग इसको रोकना चाहिए और जल्दी से इसको स्टॉप करना चाहिए। ये एक पहला कमेंट है। बट इंडिया के और भी कई सारे इंटरेस्ट हैं, दैट इज इंडो मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो सफर करेगा, जो कि हमारी प्रगति के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्यूल की बात ऑलरेडी पहले वाले जो स्पीकर से उन्होंने ऑलरेडी बात नहीं बताई है। इसके अलावा भी हमारे रिलेशनशिप जो है वो बहुत फर्क पड़ेगा, बिकॉज उस पर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस अगर हम सही कदम नहीं उठाते हैं तो उसमें काफी रिस्ट्रिक्शंस आने वाले हैं यूएस की तरफ से। राइट सर। कुछ भी बोला जाए, यूएस की कॉम्प्लिसिट साथ हमेशा रहेगा इजराइल के साथ, और ये जो स्टेप्स इजराइल ने लिए हैं ये पक्का यूएस की परमिशन से, यूएस को पूरा कोऑर्डिनेट करके उनकी पूरी परमिशन से लिए हैं। तो ये यूएस भी यही चाहता है एग्जैक्टली जो हो रहा है। यूएस को न्यूक्लियर बॉम्ब की कोई चिंता नहीं है, बिकॉज अगर न्यूक्लियर बॉम्ब भी हो गए, अभी हम कितने न्यूक्लियर बॉम्ब की बात करें, 6, 7, 9 मैक्सिमम, उसके पास कोई डिलीवरी, उसके पास यूएस को थ्रेटन करने के लिए कोई डिलीवरी प्लेटफॉर्म नहीं है, एक्सेप्ट अगर वो अपने ही जो मिडिल ईस्ट एरिया में अगर न्यूक्लियर जो यूएस फोर्सेस हैं उस पर अटैक करना चाहे तो अलग बात है। लेकिन वो फिर मिडिल ईस्ट वाली कंट्री जो है, बाकी जो कंट्रीज हैं, वो गल्फ कंट्रीज हैं, वो उसके अगेंस्ट जाएंगे, ईरान के अगेंस्ट जाएंगे। तो यूएस को डायरेक्ट थ्रेट नहीं है न्यूक्लियर का। किसको थ्रेट है? इजराइल को। कितने सालों से है? जब से ये बना था, जब इसका पूरी कैपेबिलिटी ईरान को यूएस ने दी है, और धीरे धीरे सेंट्रीफ्यूज जो था वो उसको उन्होंने डाइवर्ट करना शुरू किया। और 2009 से ये देख रहे हैं, 2009 से यूएस मॉनिटर कर रहा है कि इन्होंने सेंट्रीफ्यूज को डाइवर्ट करना शुरू किया है, और अंडरग्राउंड फैसिलिटी जो इन्होंने बनाई है फोर्दो करके जो साउथ में नतान्स के एरिया है, वहां पे उन्होंने बनाई है फैसिलिटीज। तो उसको डाउन करना है, उसको डिग्रेड करना है, उसको ईरान को एग्री कराना है कि उसको बंद किया जाए। ये मेन एजेंडा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस रीजन में एक और न्यूक्लियर पावर खड़ी हो जाए जो कि इजराइल को थ्रेट करे। इजराइल चाहे कोई माने ना माने, इजराइल इज वेरी मच अ न्यूक्लियर पावर, नॉट डिक्लेयर्ड बट है न्यूक्लियर पावर, उससे सब डरते हैं। उसके बाद अल्टीमेट वेपन है,
तो वो नहीं चाहते कि इस एरिया में कोई और अल्टीमेट वेपन आ जाए। कितने बढ़िया तरीके से इसराइल और यूएस ने साथ में रह के कितने सालों से कंट्रोल करी एनवायरनमेंट को। सारे जहाज, स्ट्राइक एयरक्राफ्ट और स्ट्राइक कैपेबिलिटी और स्ट्राइक वेक्टर्स सारे इसराइल के पास है इस एरिया में, लेकिन आसपास के किसी भी कंट्री को कोई एयर डिफेंस मेजर बढ़ने ही नहीं दिया, चाहे शोल्डर फायर्ड मिसाइल हो, चाहे बड़े मिसाइल सिस्टम हो। बड़ी डिफिकल्टी से उन्होंने इस थोड़ा बहुत अपने आप सिस्टम्स कॉन्फ़िगर करके ऐसे भी करके वो कुछ कैपेबिलिटी लेकर आए हैं। राइट सर। और उसके बाद देखिए 7 अक्टूबर 23 से, मैं बस 1 मिनट और लूँगा, 7 अक्टूबर 23 से उन्होंने कैसे बढ़िया तरीके से 1 बाय 1 जितने भी प्रॉक्सीज थे उनको सॉर्ट आउट किया। स्टार्टिंग में हमास, उसके बाद हिजबुल्लाह, उसके बाद हूती ज़्यादा टैकल नहीं आ रहे थे तो हूती से चुपचाप डील कर ली लास्ट ईयर यूएस और दिस ईयर और डील साइन हो गई। अब बचा था मेन जो उनका स्पॉन्सर था, जो वो ईरान, तो उन्होंने अभी तक इंश्योर किया ईरान पार्टिसिपेट नहीं करेगा जब वो इंडिविजुअल प्रॉक्सीज पर अटैक कर रहे हैं, और अब वो ईरान को टैकल कर रहे हैं। जब वो ईरान को टैकल कर रहे हैं तो वहां से कोई भी रॉकेट फायर, कोई भी मिसाइल फायर इन सब एजेंसी से, इन सब प्रॉक्सी से नहीं हो रहा है। राइट उसको सबसे पहले ही न्यूट्रलाइज कर लिया। राइट सर। से बहुत अच्छी साजिश है, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है इजराइल और यूएस की तरफ से। ठीक है भार्गव सर, जैसा कि तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं बता रहे हैं, लेकिन एक एंगल ये भी है कि जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट के, वो एकजुट हो जाते हैं जब किसी एक मुस्लिम राष्ट्र पर हमला होता है या उसके खिलाफ सख्ती होती है। तो ईरान और इजराइल के वॉर में और किन मुल्कों को आप कूदता हुआ देख रहे हैं, और इससे जो मिडिल ईस्ट का जो पूरा इलाका है वहाँ पर किस तरह का टर्मोइल और टेंशन क्रिएट होगी? भार्गव सर। क्रिएट होगी, लेकिन एज ऑन डेट अभी तक कोई भी मुस्लिम कंट्री खुल करके ईरान के साथ में नहीं आया है, यानी कि ईरान की तरफ से लड़ने के लिए नहीं आया। मुंह जबानी भी जो है अभी तक सिर्फ 3 कंट्री ने उसको सपोर्ट किया, बाकी सब चुप बैठे हैं। सब देख रहे हैं कि आगे क्या होना है, कैसे होना है। कोई भी यूएस से पंगा नहीं लेना चाहता, कोई भी इस उसमें नहीं आना चाहता कि वो ईरान को सपोर्ट करे कि हाँ इसके जो भी इसका एटॉमिक ये न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है उसको सपोर्ट करने के लिए। मैं जो अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, यही बता रहा था कि देखिए पाकिस्तान, ईरान और टर्की, ये 3 की फिगर्स थे मुस्लिम वर्ल्ड के, जो कि अपने आप को उसका खलीफा बनाना चाहते थे या लीडरशिप देना चाहते थे। पाकिस्तान के हालात अभी ऐसे नहीं है कि वो इसको कुछ कर सके। टर्की यस पावरफुल है, लेकिन वो अभी नाटो का एक मेंबर है, इसलिए वो आगे नहीं आ रहा है, या नाटो को ना आने दे। तो एक ईरान बचता है जो इस मामले में लीड ले रहा था, और उसको सबसे बड़ा ये था कि जिस दिन वो एक न्यूक्लियर पावर बन गया, उसको सारे जितने भी मुस्लिम वर्ल्ड है, चाहे वो शिया हो चाहे वो सुन्नी हो, उसको उसका सपोर्ट मिलेगा। एक चीज और, क्योंकि शिया सुन्नी के ऊपर भी बात आई थी कि देखिए ईरान एक शिया कंट्री है, तो इसलिए बहुत से सुन्नी कंट्री हैं जो कि शायद इतना ज्यादा उसके साथ में उनकी एफिनिटी नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस्लाम के नाम पर उसके साथ आने के लिए तैयार होंगे। लेकिन एज ऑन डेट अभी कोई भी कंट्री उसके साथ ओपनली नहीं आता है। अभी एक चीज और आई थी, बीच में सुन रहा था कि इंडिया का क्या स्टैंड होगा। तो देखिए अगर हम हिस्टोरिकली जाएं तो ईरान ने टाइम टू टाइम हमारे खिलाफ भी खड़ा हुआ है। उसने ओपनली, शायद 2010 बात है कब, उसने ओपनली कश्मीर के बारे में, कश्मीर को सपोर्ट किया है कि ये वहां पर कश्मीरियों का अपना सपोर्ट होना चाहिए। उसने एक तरह से हमारी खिलाफत की। तो इसलिए हम ये कहें कि हाँ शायद ईरान के साथ हमको इजराइल के ऊपर हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, शायद ये गलत होगा। जबकि इजराइल को आप देखें कि उसने हर जगह पर, चाहे वो कारगिल की लड़ाई हो या उसके बाद कभी जितना हो, उसने हमें सपोर्ट किया है, पूरी टेक्नोलॉजी हमें टाइम टू टाइम देता रहा है। रीजन उसके क्या क्या वो मैं डिस्कस अभी नहीं करूँगा, बहुत लंबाई। लेकिन सीधी बात यह है कि आज की तारीख में हमारा स्टैंड शुड बी मोर टुवर्ड्स इजराइल देन टुवर्ड्स ईरान। चाहे वो चाबहार का किस्सा आ जाए, या जो बाकी स्टेट वगैरह हो जाए, स्टेट इधर से उधर आते आते रहते हैं, लेकिन जो आपकी टेक्नोलॉजी सपोर्ट है, जो आपकी मॉरल सपोर्ट है, वो कहीं आसानी से नहीं है। राइट सर, ठीक है। ब्रिगेडियर सिसोदिया, आपकी ऑडियो में थोड़ा प्रॉब्लम था तो सवाल मैं ले नहीं पाया। सर हम मुस्लिम कंट्रीज़ की भूमिका पर अब इस सेक्शन में बात कर रहे हैं,
क्योंकि ईरान के साथ जैसे कि भार्गव सर बता रहे हैं कि कोई भी कंट्री खुलकर अभी नहीं आएगी, क्योंकि अमेरिका इजराइल का जिस तरह का दबदबा, जिस तरह की ताकत है इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी में, तो आपको क्या लगता है मुस्लिम कंट्रीज की भूमिका को आप कैसे देख रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच जो ये जंग चल रही है? देखिए, आज की स्टेट में मुस्लिम कंट्रीज उतने यूनाइटेड नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा था, टर्की एक ग्रुप बना रहा है, सऊदी अरबिया एक बना रहा है, क्योंकि सऊदी अरबिया अभी तक लीडर रहा है मुस्लिम का, टर्की इमर्ज होने की कोशिश कर रहा है। राइट सर। तो ये आपस में वैसे ही डिवाइडेड है। जिस दिन टर्की ओपनली आ जाएगा, 3-4 कंट्री और इसके फेवर में आ जाएंगे, पर टर्की नहीं लेना चाहेगा किसी किस्म का पंगा यूएसए के साथ। तो इसको छोटी मोटी सपोर्ट मिलेगी, ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगी। जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान ईरान के खिलाफ जाएगा। मिलिट्री एक पार्ट है डिप्लोमेसी का, राइट सर। फाइनेंस एक और पार्ट है। तो मिलिट्री इजराइल के साथ, फाइनेंस पार्ट इनके साथ, और डिप्लोमेसी यूएसए के साथ। तो इंडिया वो गेम खेलेगा कि भी हम बीच में बात कराएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हम किसी भी तरफ नहीं जाने वाले हैं। जैसे रशिया के साथ था, अमेरिका भी साथी था, रशिया भी दोस्त है। तो जिस तरह रशिया के साथ एक तरह की डिप्लोमेसी इंडिया ने अपनाई थी सर, कि नो कमेंट एंड विल गो ऑन, राइट सर? बिल्कुल। और दूसरा जो है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ईरान सपोर्टेड, राइट सर, वो एंटी इंडिया नहीं है। उन्होंने इंडिया में किसी भी किस्म का ऑपरेशन दूर से या नजदीक से लॉन्च नहीं किया। हाँ, थोड़ी बहुत गिदड़ भपकियां होती रही हैं, पर कभी नहीं। अगर उनके ऊपर थोड़ा कंट्रोल कभी करना पड़ जाए, कुछ होता है, तो इंडिया ईरान के गुडविल का हमेशा इस्तेमाल कर सकता है उनको मैनेज करने के लिए। तो इसलिए जरूरी ये है कि हम ईरान के साथ संबंध राइट सर, और इजराइल से एज हमारे गुड संबंध है। ठीक है। विजय सर, जैसा कि हम मुस्लिम कंट्रीज़ की भूमिका पर बात कर रहे हैं और ब्रिगेडियर भी बता रहे हैं कि कोई भी मुस्लिम कंट्री इतना ओपनली ईरान के साथ नहीं खड़ा होगा और भारत की भूमिका भी बहुत असहज हो जाएगी अगर वो किसी एक का साथ देता है। आप इस समय मिडिल ईस्ट और इंटरनेशनल जो इलाका है, चाहे वो इराक, ईरान, तेहरान, अज़रबैजान, इजिप्ट, जॉर्डन, ये जो इलाके हैं सर, यहाँ पे किस तरह का स्ट्रेस होगा इन दोनों के आमने सामने आने के बाद? क्योंकि हमास से जंग के दौरान हमने देखा कि गाज़ा बिल्कुल ख़त्म हो गया है। क्या ईरान के साथ भी ऐसा होने की आशंका है भविष्य में? विजय सर, बड़ा मुश्किल लगता है कि जितने भी मुस्लिम राष्ट्र हैं वो सब इस सवाल पे एकजुट होंगे और वो ईरान के साथ आएंगे। अगर देखा जाए तो जैसा अभी हमारे पूर्ववर्ती अफसर ने बताया कि जिन आतंकी संगठनों को आतंकी संगठन बताया जा रहा है और जिनके मदद के आरोप के नाम पर ईरान पर बमबारी और मिसाइल बरसाई जा रही है, उन्होंने अपने उस सीमित इलाके के बाहर कोई हरकत नहीं की है। और उन्होंने ये भी बताया कि कम से कम हमारे खिलाफ तो कुछ नहीं किया है। और ट्रंप साहब ने सीरिया के उस नए राष्ट्रपति अरसद अल असरा को अभी कॉन्ग्रेचुलेट किया है, मदद दी है और उनके साथ फ़ोटो खिंचवाई है, जो अमेरिका की लिस्ट में ISIS का सबसे बड़ा आतंकी था। तो अमेरिका के हस्तक्षेप पर कभी भी ये भरोसा नहीं किया जा सकता कि अमेरिका आतंकवाद को पालता है या नहीं पालता है। अमेरिका अपने स्वार्थ के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। जब वो सीरिया के इस राष्ट्रपति को मदद कर सकता है, जो खुद अमेरिका ने जिस पर इनाम रखा हुआ है $10 मिलियन का। अब आती है बात कि ईरान के साथ और कौन होगा? चीन हो सकता है, रूस हो सकता है। चीन और रूस ने भी अभी तक बहुत समझदारी से, बहुत स्पष्ट कोई बात नहीं की है। उन्होंने एक संतुलित बयान जारी किया है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, मध्य एशिया में ये शांति स्थापित होनी चाहिए, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हथियार और आर्थिक रूप से ये दोनों देश ईरान को मदद कर सकते हैं। इस स्थिति में यदि अमेरिका, खैर अमेरिका तो इजराइल के साथ खुलेआम खड़ा है, लेकिन यदि ये लड़ाई लंबी चलती है और इसमें रूस और चीन शामिल हो जाते हैं तो इस युद्ध का और व्यापक प्रसार हो सकता है। सीरिया में हम देख चुके हैं,
असद की सरकार गिराने के लिए अमेरिका ने जिन विद्रोहियों का सपोर्ट किया Right, और sir. असद को बचाने के लिए रूस ने उसका सपोर्ट किया। तो अमेरिका क्या करता है क्या नहीं करता है उसकी बात पर कभी मैं नहीं समझता कि हमको भरोसा करना चाहिए जी। इसलिए हमको अपनी रणनीति अपनी डिप्लोमेसी अपने हिसाब से बनानी चाहिए, क्योंकि चीन ईरान के साथ हमारे आर्थिक संबंध हैं और इजराइल के साथ हमारे कुछ सैन्य उपकरणों को लेके भी अच्छे संबंध हैं। दूसरा, चाबहार जैसी चर्चा हुई। चाबहार हमारे लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक क्षेत्र के लिए और आर्मी के लिए, मतलब सैन्य दृष्टि से भी क्रूशियल है सर, बहुत क्रूशियल है। तो हमें उस पर अपना एक सहयोग ईरान के साथ बना के अपने लिए रखने की बहुत ही सख्त ज़रूरत है। ठीक है, बेहतर है। संजय सर, इफ़ यू कैन हियर मी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं संजय सर, तो अब डिबेट में ज़्यादा वक्त नहीं बचा, लेकिन मैं अब स्ट्रैटेजिकली ये समझना चाह रहा था कि क्या अमेरिका भी इजराइल के साथ ईरान के खिलाफ जंग में उतर सकता है? क्या आपको ऐसी सिचुएशंस लग रही हैं आने वाले कुछ वक्त में, अगर ये बहुत ज़्यादा लिंगर ऑन होते हैं, अगर ये जंग बहुत लंबी खिंचती है, तो क्या आप अमेरिका और इजराइल को साथ लड़ते देख सकते हैं ईरान में आने वाले वक्त में? संजय सर। अमित जी, थोड़ा डिफिकल्ट है इस स्टेज पे कहना। राइट सर। बट अमेरिका के सारी ऑप्शंस ओपन है उसके लिए। राइट सर। सबसे पहली ऑप्शन उसके लिए ये रहेगी कि उसको जो अगर मटेरियल सपोर्ट जो देना चाहिए वो दे, वो अभी भी दे रहा है। जितनी भी स्ट्राइक्स जो लॉन्च हो रही हैं मिसाइल्स की, उसका इनिशियल वेक्टर कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो इसके सर्विलेंस में रेडार्स वगैरह से इंफॉर्मेशन उनके पास जा रही है, कमांड कंट्रोल सेंटर से इंफॉर्मेशन इजराइल के पास जा रही है। अगर जरूरत पड़ी तो वो उनकी स्ट्राइक्स में भी गाइड कर सकता है। अगर ज्यादा सिचुएशन खराब हुई तो उसके चांसेस काफी कम है। इजराइल काफी स्ट्रांग है मिलिटरीली, तो देन मेरे को लगता है वहां से फोर्सेस, यस, तो विल कीप हिज ऑप्शंस ओपन। ठीक है भार्गव सर, मैं भी आपसे इसी सिनेरियो पे बात करना चाहूँगा, क्योंकि विजय सर भी बता रहे कि अमेरिका की कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमने अभी गाज़ा की हालत देखी, हमने फ़िलिस्तीन की हालत देखी, और इजराइल एक ऐसा देश है जो एक बार डिटरमिन हो जाता है किसी चीज़ को लेकर, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया क्या सोचती है। उनके लिए उनके लोग, उनकी संस्कृति, उनका मुल्क सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या आपको भी लगता है कि ये लड़ाई लंबी खिंचेगी और हालात इस तरह के होंगे कि ईरान को भी पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश इजराइल करेगा? देखिए, तो मैंने शुरू में ही कहा था कि ये लड़ाई लंबी चलेगी, लेकिन ये कहना कि इजराइल ईरान को टोटली बर्बाद कर देगा या बर्बाद करने पर ही खत्म होगा, ये मेरे ख्याल से इट इज टू फार फ्लश्ड ओपिनियन। राइट सर। क्यों? क्योंकि ईरान कोई इतना छोटा देश नहीं है, गाजा स्ट्रिप की तरह से नहीं है कि जहां पर इजराइल उसके साथ ऊपर अटैक करता रहेगा और उसको टोटली डिस्ट्रॉय कर देगा। गाजा और इजराइल दोनों लगे हुए हैं, जबकि इजराइल और ईरान का आपस में जो बॉर्डर का डिस्टेंस है वो 2300 किलोमीटर से ऊपर है। राइट इसलिए कितना उसके ऊपर एयर स्ट्राइक करके वो उसको खत्म करने की कोशिश करेगा। आज ये है, दोनों के एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार चलते रहेंगे और कहीं ना कहीं कोई एक मौका आएगा जबकि शायद दोनों में से किसी को थकान हो और वो वहां पर कहे कि भाई ठीक है, इनफ इज इनफ, नाउ लेट अस स्टॉप। खासतौर से ईरान के लिए अगर उसकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है वो डिस्ट्रॉय हो गई हैं तो उसे लगेगा कि अभी कितनी लड़ाई करेंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। और जहां तक रहा सवाल अमेरिका का, तो देखिए, अमेरिका की आप एक चीज नोटिस करिए, अमेरिका ने कभी भी लड़ाई अपनी जमीन पे नहीं लड़ी है। यूक्रेन में उसने यूक्रेन को उकसाया, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया, अमेरिका ने वहां से चुपचाप पीछे खड़े होकर के वेपन देता रहा, सब कुछ करता रहा। आज की तारीख में भी मैं नहीं समझता कि अमेरिका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में उतरेगा। अगर उतरेगा तो उसने ईरान को कम से कम पूरे वेस्ट साइड से उसने अपने वहां पर मिलिट्री बेस बनाए हुए हैं जहां से वो ऑपरेट कर सकता है, लेकिन मुझे कम से कम आज की तारीख में उसकी संभावना कम दिखाई देती है। ठीक है, ब्रिगेडियर सिसोदिया, जब हमास और इजराइल के बीच जंग हुई तो हजारों की तादाद में रॉकेट दागे गए। मैं उस वक्त इजराइल में था, रिपोर्टिंग कर रहा था और गाजा बॉर्डर तक मैं गया था। तो जब आतंकवादियों के पास इतने साजो सामान, इतने हथियार हैं, तो ईरान के पास भी, आई एम वेरी श्योर कि उनके पास भी बहुत सारे हथियार होंगे। तो जब इजराइल का इतना नुकसान हमास ने किया तो ईरान कितना नुकसान करेगा सर? देखिए, वो तो इस तैयारी में है ही, क्योंकि जब ये ऑपरेशन हुआ तो उन्हें रिटेलिएशन का पता है कि यहां से रिटेलिएशन आएगा।
राइट सर। तो इसमें यूएसए ने और इजराइल ने दोनों ने अपने एसेट लगा लिए हैं इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए। राइट सर। कुछ नुकसान डेफिनेटली होगा इजराइल का। इसमें जो सबसे ज्यादा वरी की बात जो आपने पहले पॉइंट दिया था यूएसए का इस्तेमाल होना, यूएसए तब होगा क्योंकि ईरान ने भी एक वार्निंग यूएसए को दी है कि हम आपके एसेट्स को नुकसान पहुंचाएंगे। जिस समय ये उनके एसेट के ऊपर नुकसान पहुंचाएंगे, चाहे इनके समुद्री बेड़े के ऊपर हमला किया या इनके जो बेसिस हैं बने उनके ऊपर हमला किया, तो तब यूएसए इस लड़ाई में कूदेगा। जब तक उनके एसेट्स को टच नहीं किया जाएगा, हमला नहीं किया जाएगा, यूएसए इस लड़ाई में नहीं कूदेगा। अभी आप देखिए यूएसए की जो अपनी पॉलिसी है, अफगानिस्तान से बाहर निकल के बाकी मुल्कों से भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो वो स्टैंड ऑफ लड़ाई में रहेगा, मदद करता रहेगा इजराइल की, पर इन्वॉल्व नहीं होगा जब तक यूएसए का इंटरेस्ट हिट ना हो। अगर हिट हो तो यूएसए इस बात के लिए जाना चाहता है कि जिसने भी उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है उसे बर्बाद कर दिया है, ढूंढ के मारा है। तो वही होगा जो इजराइल ईरान को गलती नहीं करनी चाहिए कि यूएसए के एसेट पे हमला करे। ठीक है संजय सर, क्लोजिंग कमेंट चाहता हूं, आखिरी के 4-5 मिनट मेरे पास बचे हुए डिबेट में। कंक्लूड करें पूरी डिबेट को अगर संजय सर, तो मैं ये समझना चाहता हूं कि एक तरफ हमास से लड़ाई हो रही है, फिलिस्तीन है, एक तरफ वो जॉर्डन से भी पंगा ले लिया है, ईरान से भी पंगा ले लिया है, 3 फ्रंट वॉर ओपन हो गया है। तो इजराइल के लिए कितना मुश्किल होने वाला है ये आने वाला कुछ महीना? बिल्कुल अमित जी, बड़ा सही ऑब्जर्वेशन है आपका। अभी तक जितने भी अटैक उन्होंने देखे हैं, इजराइल ने देखे हैं, उसको काउंटर किया गया है उनकी एयर डिफेंस सिस्टम ने, रॉकेट्स के थ्रू, रॉकेट्स जो उन्होंने उनके ऊपर जो आयरन डोम सर फायरिंग सब कंट्री से जी जी। लेकिन अभी जो जितने मिसाइल्स वगैरह ईरान के पास हैं बहुत ज्यादा नंबर में हैं, और पिछले 2 साल में उन्होंने एस्टिमेट्स के बोल रहे 6000 से लेके 10,000 और मिसाइल ऐड करी है। तो इजराइल अब जो नंबर ऑफ मिसाइल देखेगा पर डे पर वेव, तो बहुत ज्यादा होने वाले हैं। और इसमें ये एयर डिफेंस सिस्टम जो है, हालांकि बहुत सुदृढ़, बहुत स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन हमेशा एयर डिफेंस सिस्टम में कुछ लीकेज जरूर होते हैं, हो सकता है। और कुछ स्ट्राइक्स ऑलरेडी पता चल रहा है टेल अवीव वगैरह में आ रही हैं, तो कुछ ऐसी अनहोनी हो जाए जिससे प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो एस्केलेट कर सकती है वॉर को काफी हायर लेवल तक। ठीक है, हमको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट 2 से 4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। फेयर इनफ सर, फेयर इनफ। भार्गव सर, क्लोजिंग कमेंट आपसे चाहिए। जब इजराइल की जंग हमास के साथ शुरू हुई थी सर, तो मैंने वहां पर देखा कि बहुत सारी मिसाइल्स को आयरन डोम ने मिस किया, और वो ओफा खेम और शिमोन क़िर्यात इलाके हैं, चाहे वो वेस्ट बैंक वाला इलाका हो, यरूशलेम का इलाका हो, तेल अवीव का इलाका हो, यहाँ पर बहुत सारे रॉकेट गिरे ज़मीनों पर, रिहायशी इलाकों में कम से कम 200-300 रॉकेट गिरे थे नीचे। अब ईरान हमास से ज़्यादा मजबूत है सर आर्सेनल के मामले में, आर्म्स के मामले में, तो क्या इजराइल को मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए सर कि अब नुकसान ज़्यादा बड़ा होगा? देखिए ज़्यादा बड़ा होगा ये सारा उसने ऑलरेडी एसेस किया है। जब उसने उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर हमला किया, राइट सर, तो उसे पता था कि ईरान भी लौट करके पलटवार करेगा, और पलटवार करने से के टाइम पर इजराइल ने यह भी असेसमेंट लगाया होगा कि उसके पास में क्या क्या आर्मामेंट है, कितने हैं, क्या रेंज है, क्या उनकी वीकनेस है, क्या उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ये सारा करने के बाद ही उसने ये हमला किया है। दूसरी चीज, जब उसने अपने मोसाद के एजेंट ईरान के हर घर में, हर जगह पे बिठा रखे हैं, तो उसको एक एक मिसाइल का उसको पता होगा कहां पर है, कितने हैं। ये सारा ऐसा नहीं कि इजराइल अंधेरे में होगा, हो सकता है 100% उसे ना पता हो, लेकिन मैं समझता हूं 70-80% की इंफॉर्मेशन उसके पास रही होगी कि ईरान कितना हमला कर सकता है और उसका क्या इफेक्ट हो सकता है। देखिए, जो आप कहते हैं ना कि आयरन डोम कहीं कहीं फेल हो गया, या कोई भी जो इस तरह का ये फेलियर जो होता है, इसलिए होता है कि देखिए, अगर उनकी कैपेसिटी एक बार में 60 या 70 या 100 मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की है, लेकिन अगर वहां पर 120 आ जाएंगे एक साथ में, तो 100 को तो इंटरसेप्ट करेगा, लेकिन 20 निकल करके फिर भी कहीं ना कहीं टारगेट के ऊपर जाएंगे, फिर डमी भी आते हैं। तो ये सारा करके नुकसान तो होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि कोई भी जो इस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम है 100% प्रूफ होगा, लेकिन जो भी है वो नुकसान तो होगा ही होगा। और
इजराइल ने और अमेरिका ने, दोनों ने इसका पक्का असेसमेंट अच्छी तरह से किया होगा कि ईरान कहां तक हमला कर सकता है, कितने दिन चल सकता है, और उसके क्या क्या आगे उसके पास ऐसी चीजें हैं जो कि इजराइल के खिलाफ वो इस्तेमाल करेगा। फेयर इनफ सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वाइस मार्शल संजय भटनागर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर जे सिसोदिया, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। सुनील कोटलाना जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कुछ वक्त पहले डिस्कनेक्ट हुए हैं वो। इसके अलावा विजयानंद सिंह जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और बहुत सारी क्लैरिटी आई है इन दोनों मुल्कों के रिलेशंस को लेकर। लेकिन एक क्लोजिंग कॉमेंट मैं भी करूंगा कि आने वाले वक्त में जिस तरह की स्ट्रैटेजी और प्लानिंग दुनिया भर के मुल्क कर रहे हैं, मुझे लगता है आतंकवाद सभी के टॉप एजेंडा में होगा और उसे खत्म करने की भी जरूरत है। यहां रुकना छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी प्राइम न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।